अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मैथमेटिक्स की क्लास 9th की बुक है मेरे पास, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। 13 यूनिट तक थ्योरम्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब यूनिट नंबर 14। और इसके भी थ्योरम्स बहुत आसान हैं, बस थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि रेशो और प्रोपोर्शन को हमेशा से स्टूडेंट्स एक मुश्किल टॉपिक समझ के इग्नोर करते आए हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में बता दूं। रेशो क्या होता है जी? रेशो की बहुत सिंपल डेफिनेशन है। रेशो जो है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन क्वांटिटीज़। जी हाँ, कैसे? जैसे कि मैं कहूँ कि दो स्टूडेंट्स के एजेस का कंपैरिजन, ठीक है, या दो स्टूडेंट्स की हाइट्स का कंपैरिजन, उनके टेस्ट में आने वाले मार्क्स का कंपैरिजन, ठीक है, इस तरह के कंपैरिजन्स। लेकिन कंपैरिजन होना चाहिए सिमिलर क्वांटिटीज़ में, और जिनको लाइक यूनिट्स में जो है वो कंपेयर किया जाए। मसलन सिमिलर क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट की आप हाइट चेक कर रहे हैं और उसके मुकाबले में कंपैरिजन में दूसरे स्टूडेंट की का वेट चेक कर रहे हैं, तो हाइट और वेट का तो कंपैरिजन नहीं ना, ठीक। इसलिए सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। हाइट का कंपैरिजन हाइट के साथ, वेट का कंपैरिजन वेट के साथ, टेस्ट में आने वाले मार्क्स का कंपैरिजन मार्क्स के साथ, ठीक है जी। तो कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ मेजर्ड इन लाइक यूनिट्स और सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। दैट इज़ द रेशो। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज़ बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ रेशो। क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन रेशो कहलाता है, रेशोज़ का कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है जी। वो किस तरह से, ये आप थ्योरम के दौरान भी कई दफ़ा समझ चुके होंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड बार बार थ्योरम्स आएंगे, बार बार रेशो का जिक्र होगा, बार बार प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल्स लगेंगे और हम वहाँ से इक्वालिटीज़ निकालेंगे, रेशोज़ की कंपैरिजन्स निकालेंगे, और फिर हम देखते हैं जी ये यूनिट कैसा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 14.1। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं जी। स्टेटमेंट कहती है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ऐसी लाइन जो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, यानी उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो। इस वक्त फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई गई जिसमें ए बी एक साइड है और इसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है के एल, ठीक है। कॉमा लगाया, हो सकता है ब्रेक करना है स्टेटमेंट को, और हो सकता है यहाँ पे उसने एक बात करते हुए गैप लेने के लिए कॉमा लगाया हो। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, जी ये वो कॉमा है जो डिवाइड करेगा स्टेटमेंट को। ये वाला कॉमा उसने अपनी बात का गैप लेने के लिए लगाया है। वो कहता है कि एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन हो, और वो लाइन किस तरह से हो कि वो इंटरसेक्ट भी कर रही हो, कट भी कर रही हो द अदर टू साइड्स। इस वक्त के एल को देखें, छोटी सी उसने अंदर ही नहीं ड्रॉ की, बल्कि कट करके दूसरी दो साइड्स सी ए और सी बी दोनों साइड्स को कट करके निकल रही है, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो, इट्स ऑल अबाउट गिवन, डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। तो ये लाइन, यानी ये जो लाइन थी के एल, ये डिवाइड करेगी देम, किसको, किन को, किन के बारे में बात कर रहा है? ये अदर टू साइड्स के बारे में बात कर रहा है, यानी इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली, यानी उनकी रेशोज इक्वल होंगी। किस तरह से, कौन सी रेशोज इक्वल होंगी, किन किन का कंपैरिजन लेना है, ये हम थ्योरम के दौरान सीखते हैं, ठीक है जी। कंपैरिजन क्या हुआ? कंपैरिजन एक साइड जिसके पैरेलल एक लाइन आई, इसका बाकी दो साइड्स के साथ, ठीक है। अब उससे रेशो पहले कैसे बनाएगा और फिर रेशोज़ के कंपैरिजन को प्रोपोर्शनैलिटी में कैसे चेंज करेगा, ये अब हम सीखते हैं। मैंने कहा जी कि ये सेकंड वाला कॉमा स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहा है। इससे पहले गिवन है सारा, और इसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन देख लें। अच्छा, फिगर में उसने ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली जिसमें के एल एक वो लाइन है जो ए बी के पैरेलल है और बाकी सी ए और सी बी को कट भी करके जा रही है। इस सारी बात का जिक्र हमने गिवन में करना है।
वो कहता है जी कि ट्राइंगल ए बी सी इन विच के एल इज़ पैरेलल टू ए बी। ठीक है जी, के एल के ऊपर लाइन का सिंबल होना चाहिए, एरोज़ हैं तो आप भी एरोज़ लगाएंगे। जबकि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एरो नहीं है, तो आपने भी सिंबॉलिकली यहाँ पे एरो नहीं लगाना। ठीक है। फिर कहता है के एल मीट्स, मीट्स भी कह सकते हैं, इंटरसेक्ट्स भी कह सकते हैं, कट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको वर्ड बेहतर लगता है आप लिखिए। के एल मीट्स सी ए एंड सी बी, सी ए और सी बी को मीट करता है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स। कौन कौन से? के एंड एल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि सी ए के ऊपर के पॉइंट पे मीट कर रहा है और सी बी के ऊपर एल पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक हो गया जी, इट्स ऑल अबाउट गिवन। अब आ जाते हैं कि प्रूव क्या करना है। उसने कहा था डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। अब हमें पहले तो बनानी है रेशोज़ और फिर उनको इक्वेट करके प्रोपोर्शनल बनाना है इनको। कैसे? देखें, प्रूव ये करना है कि सी के ये वाला जो सेगमेंट है ना, सी से के तक, जब के एल ड्रॉ हुई तो पूरी सी ए दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, सी के और के ए पार्ट में, और दूसरी तरफ सी बी डिवाइड हो गई सी एल और सी एल बी में। तो ये रेशो है सी के बाय के ए, ये दो रेशोज़ हैं। ठीक है, के ए और इधर सी एल और एल बी है, ये डिवाइड हो गई, ये पूरी साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ये पूरी साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। बराबर हिस्सों में नहीं, सिर्फ हिस्सों में, पार्ट्स में। किस तरह से, ये अभी हमें नहीं पता। और ये इक्वल क्यों उसने किया? क्योंकि उसने प्रोपोर्शनली कहा, तो ये दो रेशोज़ और ये दो रेशोज़, असल में ये रेशो और ये रेशो, ये दोनों ही रेशोज़ को इक्वेट करना है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, 4 डॉट्स यहाँ पे लगा लिए जाते हैं और इसको बेसिकली इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है रेशोज़ के कंपैरिजन में, प्रोपोर्शनल बनाने के लिए। तो प्रोपोर्शनली के लिए ज़रूरी था कि इस रेशो और इस रेशो के कंपैरिजन को इक्वल के साइन के साथ लिखा जाए, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है। अच्छा, थ्योरम कंप्लीट होने पे मैं आपको बताऊंगी कि इसके अलावा और भी कई रेशोज़ बनाई जा सकती हैं जो इसी थ्योरम की हेल्प से प्रूव की जा सकती है। तो इसका रट्टा नहीं लगाना कि हमेशा सी के बाई के ए इक्वल है सी एल बाई एल बी। ठीक है, इस पे मैं लास्ट में आती हूँ थ्योरम समझने के बाद कि हम इसके अलावा और कौन कौन सी रेशो प्रूव कर सकते हैं। चलिए जी, कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसने जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कीजिए। इस पार्ट को आप ऐड करेंगे जब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी ज़रा ये करेक्शन कर लेनी है कि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में उसने क्या किया, उसने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दी। अब आपको फ़िलहाल के से ए तक जाने के लिए एक ही लाइन की डिवीज़न नज़र आ रही होगी, लेकिन आप इसको भी कुछ सेगमेंट्स ही कंसिडर करें, काफ़ी लाइंस कंसिडर करें, क्योंकि इस वक्त तो पॉसिबल नहीं था इतनी ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करनी, लेकिन इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि थ्योरम जो होता है वो जनरली जिस तरह की कोई एंगल मेजर करके नहीं ड्रॉ किया जाता, किसी लेंथ को मेजर करके नहीं ड्रॉ किया जाता, इस तरह से ये नंबर ऑफ लाइंस, ये कितनी लाइंस हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसको भी काउंट नहीं करना। ठीक है, ये बस आपने कोई फाइनाइट लाइंस हैं जो कि चंद एक लाइंस हैं, हमें पता नहीं है कितनी है। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं जी। ये जो दो लाइंस हैं इनको आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। क्या कहता है? कहता है कि डिवाइड सी के इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। सी के क्या था? वो लाइन वो पार्ट था ना ट्रायंगल का, जो उसने के ए ने डिवाइड कर दिया एक साइड को। वो कहता है ये जो सी के है इसको डिवाइड कर दो पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में। इतने सारे सेगमेंट्स बनाओ कि उनका नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने बने, पी। कुछ भी कह सकते हो, एक्स कह सकते हो, क्योंकि काउंटिंग तो है नहीं। ठीक है, तो इसने जनरली कोई पी नाम दे दिया कि ये पी नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए। और के ए जो बाकी का उसका पार्ट बचा, के ए, उसको क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। आप कोई भी नाम दे दें, वाई कह दें। ठीक है, और फिर कहता है क्या करो कि फ्रॉम ईच डिवाइडिंग पॉइंट ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू के एल। हर डिवाइडिंग पॉइंट, क्या मतलब, कैसे डिवाइडिंग पॉइंट? देखें,
सेगमेंट्स कैसे बनेंगे और हों भी कॉन्ग्रेंट। आप ना सी से के तक जाने वाली जो जितनी भी लेंथ है उसको सबसे पहले डॉट्स के साथ शो कर लीजिएगा, जैसे यहाँ 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 और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट बन गया, फिर इधर से इधर तक दूसरा, फिर इसी तरह से आगे चलते जाए, ये सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए। अब इन सेगमेंट्स को वो कहता है कि ये पी नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, और इसी तरह से के से ए तक जाने वाले भी जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो क्यू नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं। और फिर हर पॉइंट जो आपने मार्क किया होगा ये होने भी कॉन्ग्रेंट चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि छोटा सा है तो यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा सा बना लें, कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बनाने हैं। और हर के लिए आपने लाइंस ड्रॉ कर देनी है जो कि पैरेलल हों, किसके, इसके, एल के। ये करना है आपने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में मैंने आपसे कहा वो जो कंस्ट्रक्शन में स्टेटमेंट मैंने आपको इग्नोर कराई है, पहले आप वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो ऐड कीजिएगा, ये पार्ट जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पे आप प्रूफ को इस तरह से स्टार्ट करो कि यहाँ पे जो उसने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, जो मैंने आपसे कहा कि आप इसको इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए, ये दो लाइंस जो हैं वो आप सबसे पहले प्रूफ में लिखिएगा। क्या लिखना है, कहते हैं जी कि सपोज द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन। अब देखें ये जो सेगमेंट्स बने हैं सी से के तक, हमने छोटे छोटे जितने भी सेगमेंट्स बनाए हैं, हर सेगमेंट कॉन्ग्रेंट तो है लेकिन कुछ पता नहीं कितनी लेंथ है, जितनी भी है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेंटीमीटर के किया तो सारे 2 सेंटीमीटर के हैं क्योंकि कॉन्ग्रेंट है, लेकिन इसका कोई यूनिट भी तो होगा ना। वो कहते हैं इस तरह से इसका यूनिट लो, ये कितनी लेंथ है इस तरह से लें, सच दैट सी के इज़ इक्वल टू पी, इसका यूनिट पी, और के ए जो है वो क्यू यूनिट हो। इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने थे, पी, और इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने थे, क्यू। अब वो कहते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ इस तरह से लो कि सी के जो है वो पहली डिवीज़न जो के तक आ रही है उसके यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो पी बने, और के ए का जो यूनिट ऑफ लेंथ है वो क्यू बने। तो सी के बाई के ए क्या हो जाएगा, ये देखिए टू प्रूव की लेफ़्ट हैंड साइड की रेशो ले रहा है, यहाँ पे सी के बाई के ए जो था इस साइड को ले रहा है। कहता है फिर ये क्या बन जाएगा, अगर सी के पी के इक्वल है और के ए क्यू के इक्वल है, सो सी के बाई के ए इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक हो गया जी, ये आपने प्रूफ के स्टार्ट में लिखना है। प्रूफ स्टार्ट हो चुका है, अब आप क्या करोगे, इसके बाद जो कुछ भी है वो असल प्रूफ में से देख के लिखते जाइएगा। कहते हैं ये पैरेलल लाइंस जो हैं वो डिवाइड करती हैं सी ए को इंटू पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। अब ज़रा इस बात को अच्छे से समझ लें, मैंने फिगर को अलग से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। कहते हैं ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये डिवाइड करती हैं, सारी पैरेलल लाइंस ये डिवाइड करती हैं सी ए को, यानी पूरी ट्रायंगल की एक साइड को, कितने सेगमेंट्स में, पी प्लस क्यू। वो कैसे, सी से के तक पी थे, के से ए तक क्यू थे, ये सारे पी ये सारे क्यू, तो टोटल कितने बने, पी प्लस क्यू। इसके कितने कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बने, सी से ए तक पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। ऐसा कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन में हुआ, ठीक है जी। कहते हैं सी बी इज़ अनदर ट्रांसवर्सल विच कट्स दीज पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल उसने क्यों कहा, देखें पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन कट करती है ना उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये पैरेलल लाइंस को सी ए भी कट कर रही थी, ये भी ट्रांसवर्सल थी, ये भी ट्रांसवर्सल है। कहता है ये सी बी जो है वो दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन्हीं पैरेलल लाइंस को कट करती है। सो दिस इज द सिंबल फॉर देयरफॉर। इसका मतलब ये है कि पैरेलल लाइंस डिवाइड सी बी ऑल्सो। यही पैरेलल लाइंस जो सी ए को कट कर रही थी यही सी बी को भी कट कर रही हैं इंटू पी प्लस क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। देखिए पैरेलल है ना, ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके लाइंस टेढ़ी हो जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर यहाँ पे पी नंबर ऑफ सेगमेंट्स में उसने डिवाइड किया लाइंस को, लाइंस ने इस सी के तक, तो यहाँ से भी सी एल तक पी नंबर ऑफ सेगमेंट्स ही बने होंगे।
और के से लेकर ए तक अगर क्यू नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स थे तो एल से लेकर बी तक बी क्यू नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स ही होंगे। तो सी ए के टोटल नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स अगर पी प्लस क्यू बने तो सी बी के भी टोटल नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स पी प्लस क्यू ही बनेंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और उन्हीं लाइंस को सी ए भी कट कर रही है, उन्हीं लाइंस को सी बी भी कट कर रही है। ठीक हो गया जी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है सेम नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स आर इंटरसेप्टेड ऑन अनदर ट्रांसवर्सल। दूसरी ट्रांसवर्सल पे भी सेम नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बन रहे हैं, और इसका हमने रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ा था कि जब 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस पैरेलल हों और अगर एक ट्रांसवर्सल पे जो भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बनेंगे उसी तरह के कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स दूसरी ट्रांसवर्सल पे भी बनेगी, हम थ्योरम में सीख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, और ये हमने सीखा था थ्योरम नंबर 11.5 में। अगर आपको ये पॉइंट समझ में ना आए तो आप थ्योरम नंबर 11.5 का लेक्चर सुन लीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा ये इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं और सेम नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स किस तरह से बन गए। चलिए जी, कहता है कि अगर सी बी लाइन सेगमेंट पे बी पी प्लस क्यू नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बने, इसका मतलब ये है कि सी एल जो है वो पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स और एल बी जो है वो क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। यही बात जो मैं यहाँ पे भी कर रही थी, सी एल पे पी और एल बी पे क्यू नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स। अच्छा, अब कहते हैं कि सपोज करते हैं कि द लेंथ ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट इज़ ए यूनिट। यहाँ पे जो सी से बी तक का मामला है, यहाँ पे भी जो सेगमेंट्स छोटे छोटे सेगमेंट्स की जो लेंथ्स हैं, कहते हैं हम वो लेट कर लेते हैं कि वो ए यूनिट्स हैं। पीछे जो उसने बात की थी ना, पी बाई पी नंबर ऑफ सेगमेंट्स, पी यूनिट्स और क्यू यूनिट्स की, इस केस में की थी। इस वक्त वो सी बी के लिए बोल रहा है ये सब, ठीक है। वो कहता है कि ये जो है वो ए यूनिट्स में है। अगर हर सेगमेंट, यानी मैं ये कहूँ कि ये इतना सा एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा, और इसी तरह से नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बढ़, अगर हर सेगमेंट की लेंथ जैसे कि वो कह रहा है ए यूनिट्स हैं, जिस तरह मैं ये कहूँ कि सपोज़ 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हर सेगमेंट सपोज़ 2 सेंटीमीटर का हो और ये कोई तकरीबन 5 सेगमेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो टोटल कितनी लेंथ बन जाएगी? 5 सेगमेंट्स हैं और हर एक की लेंथ 2 है, 10 यूनिट्स बन जाएगी, ठीक है। मतलब मैं कैसे लेके आई इस 10 को? मल्टीप्लाई करने से। बिल्कुल इसी तरह से कहता है कि अगर सी से एल तक नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स अगर पी हैं और एल से बी तक अगर नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स क्यू हैं और हर सेगमेंट, एक सेगमेंट की लेंथ जो है वो ए यूनिट है, ए है, इसकी भी लेंथ ए यूनिट है, इसकी भी लेंथ ए है, और इसी तरह से आगे भी, तो सी से एल तक जाने वाले सेगमेंट की टोटल लेंथ कितनी हुई? ए मल्टीप्लाइड बाई पी, जैसे मैंने 2 × 5 एग्जांपल दिया आपको। और एल से बी तक जाने की लेंथ कितनी होगी? क्यू नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं और यहाँ पे भी हर एक सेगमेंट की लेंथ जो है वो ए है, तो क्यू सेगमेंट्स के लिए ए इंटू क्यू हो जाएगा। ये जो उसने प्रूव करना था, टू प्रूव में उसने रेशो दी हुई थी ना, सी एल बाई एल बी, ये अब उस राइट साइड को ले रहा है, ठीक है, सी एल बाई एल बी को। कहता है सी एल बाई एल बी क्या बन जाएगा? ए इंटू पी बाई ए इंटू क्यू। ये सी एल ए इंटू पी और ये एल बी ए इंटू क्यू। आप कैंसिल कर सकते हैं ए को ए के साथ और आपके पास फिर से पी बाई क्यू बच जाएगा। अच्छा, आपने देखा जब मैंने ये कहा था प्रूफ में लिखिएगा ये स्टेटमेंट, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, सी के बाई के ए इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू, और अभी जो सी एल बाई एल बी आया वो भी आपके पास आया पी बाई क्यू। अगर सी के बाई के ए भी पी बाई क्यू के इक्वल है और सी एल बाई एल बी भी पी बाई क्यू के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन से हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के कह सकते हैं कि ये दोनों की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। रीज़न है जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इसका मतलब है ये इसके इक्वल है और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है जी। ये प्रोपोर्शनैलिटी आपको प्रूव करनी थी। अब मैं आती हूँ उस पॉइंट तक, उस पॉइंट की तरफ वापस जिसमें मैंने आपसे ये कहा था
कि टू प्रूव में हम सिर्फ यही नहीं कि सी के बाई के ए इक्वल है सी एल बाई एल बी प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इससे और भी बहुत सारी प्रोपोर्शनैलिटीज़ बनाई जा सकती हैं। जैसे इसने क्रॉलरी में बताया हुआ है, क्रॉलरी क्या होता है, रिज़ल्ट निकला हुआ होता है, अखज़ किया हुआ होता है एक थ्योरम के बाद। कहते हैं अगर यही कंडीशन हो तो फिर ये भी प्रूव किया जा सकता है कि सी ए बाई के ए सी बी बाई एल बी, ये भी प्रूव किया जा सकता है सी के बाई सी ए सी एल बाई एल बी। अच्छा, ये किस तरह से आई ये भी मैं आपको बताती हूँ, और इस तरह की और भी मैं बना के आपको दिखाती हूँ कैसे। देखिए ये हमारे पास थी ना कंडीशन, ये फिगर थी। अभी हमने ये प्रूव किया है कि सी के बाई के ए इज इक्वल टू सी एल बाई एल बी। ठीक है, पहले मैंने ये ली, डिवाइड में ये ली। आप यूँ भी कह सकते हैं के ए बाई सी के इज इक्वल टू एल बी बाई सी एल, ये भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, दोनों को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए इस तरह भी हो सकता है। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं, अभी आपने दोनों सेगमेंट्स लिए ना सी के बाई के ए, ठीक है ना। क्रॉलरी क्या कहती है, क्रॉलरी कहती है सी ए बाई के ए, ये है पूरा सी ए बाई के ए, यानी पूरी साइड की रेशो इस वाले दूसरे पार्ट से ली जा सकती है। तो दूसरी साइड पे भी सी बी बाई एल बी कहेगा, सी ए बाई के ए इज इक्वल टू सी बी बाई एल बी। ठीक है, या पूरी की इसने दूसरे वाले के साथ ही आप पूरी के साथ पहली वाली भी ले सकते हैं रेशो, सी ए बाई सी के इज इक्वल टू सी बी बाई सी एल, ये भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से भी लिया जा सकता है। ये पूरी साइड लेने के बाद डिवीज़न में इस पार्ट को ले रहे हैं, आप डिवीज़न वाला पार्ट पहले लें, पूरी साइड बाद में लें। जैसे मैं यूँ बोलूँ कि सी के बाई सी ए इज इक्वल टू सी एल बाई सी बी, या दूसरा पार्ट अगर मैं बोलूँ के ए बाई सी ए इज इक्वल टू एल बी बाई सी बी। ठीक है जी, तो इस तरह से भी रेशो ली जा सकती है। और एक रेशो और भी ली जा सकती है, सी के बाई सी एल इज इक्वल टू सी ए बाई सी बी। ये जितनी मैंने रेशोज़ बोली ये सारी आप बारी बारी नोट करके लिखें और उसका कंपैरिजन कीजिए। ये कम से कम 5-6 प्रोपोर्शनैलिटीज़ बनेंगी और ये सारी की सारी हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस, इसी थ्योरम की हेल्प से। ये इतनी सारी बताने का मकसद ये था कि आप इसका रट्टा ही ना लगा लें कि सी के बाई के ए सी एल बाई एल बी ही होगा, कुछ और नहीं हो सकती, किसी और तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। यही रेशो की खूबसूरती है कि आप कंपैरिजन किसी और तरफ से भी ले सकते हैं, और यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉलरी में उसने 2 एक्स्ट्रा बताई, मैंने आपको 4 से 5 बल्कि तकरीबन 6 अगर आप नोट डाउन कीजिए तो तकरीबन मैंने आपको 5-6 बता दिए हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की बेस पे कि आप इसका रट्टा ना लगा लें। यहाँ तक किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो जी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।